हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का एकीकरण और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले तो अंग्रेजों का शासन रहता था। और अंग्रेजों के समय में भारत के जितने राज्य थे वो कई राज्य पिछड़े पिछड़े हुए थे, इधर उधर बिछड़े हुए थे, यानी कि एक नहीं हुए थे। तो एक जगह में मिला मिला हुआ नहीं था। तो इनको एकीकरण किया गया भारत की आज़ादी के बाद, और इनके एकीकरण में, राज्यों के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा था राज्यों के एकीकरण में। इसके अलावा और क्या क्या तरीके थे जिससे राज्यों के एकीकरण हुआ था, जो अलग अलग राज्य थे उस समय बिछड़े हुए थे भारत से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार रियासतों को एक विकल्प दिया गया कि वे या तो नए जन्मे प्रभुत्व भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गए या स्वतंत्र राज्यों के रूप में बने रहे। जब 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, तब तो दो देश बन गए थे, एक था इंडिया यानी कि भारत बना था, और एक पाकिस्तान बना था। तो जो देशी रियासत थे, भारत के अलग अलग राज्य थे, तो उन्हें एक तरह का स्वतंत्रता अधिनियम में एक छूट दिया गया कि आपका जो मर्जी, आप चाहे तो भारत की तरफ रह सकते हैं और आप चाहे तो पाकिस्तान का रह सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप अकेले राष्ट्र के रूप में भी रह सकते हैं। यानी क्या, उसके पास दो ऑप्शन दिया था, या तो आप किसी की तरफ शामिल हो जाए या फिर अकेले रह जाए। ठीक है, तो ये सभी देशी रियासतों को छूट दिया गया था। उस समय देशी रियासतों की संख्या 500 से ऊपर थी, 500 से ज़्यादा देशी रियासत थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर 500 से 80 अधिक रियासतें पहले से ही स्वतंत्र भारत की 28% आबादी का गठन करती थी। ठीक है, यानी कि जो उस समय जो लगभग 500 से ज़्यादा देशी रियासत थे, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, तो उसमें जो है ना, उसके जो आबादी भारत का 28% आबादी तो इसी में रहते थे। ठीक है, पूर्व स्वतंत्र भारत के लगभग पूर्व स्वतंत्र भारत के लगभग 48% क्षेत्र को कवर करती थी। यानी कि उस समय का जो, अगर ज़मीन की बात करें, 48% का जो क्षेत्र था वो इसी में कवर करती थी, जो देशी रियासत थे उस समय। ठीक है, ये रियासतें कानूनी तौर पर ब्रिटिश शासन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उस समय देशी रियासत जो थे, अलग अलग राज्य थे, कानूनी तौर पर ब्रिटिश शासन के अधीन में नहीं आते थे। तो दक्षिण भारतीय समुद्री राज्य त्रावणकोर मानव और खनिज संसाधनों से समृद्ध था। जो भारत का दक्षिण भारत थे, दक्षिण में एक राज्य था एक त्रावणकोर, और इसमें खनिजों का भंडार था। ठीक है, तो क्या था कि 1946 में त्रावणकोर के दीवान पर सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने एक स्वतंत्र राज्य बनाने का फैसला लिया क्योंकि उसके पास मानव खनिज के विशाल संसाधन थे। तो ये त्रावणकोर राज्य था, यहाँ के जो शासक थे सीपी रामास्वामी अय्यर, या फिर जो भी आदमी थे, उसने कहा कि हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ, हम लोग अकेले स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे, क्योंकि हमारा तो राज्य खुद समृद्धि से भरा पड़ा है, खनिज संसाधनों से भरा पड़ा, तो हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, हम खुद ही अमीर हैं। ठीक है, और उसने गुप्त रूप से यूके सरकार के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन आगे चलकर कुछ संघर्ष के कारण 1947 में, देखो यहाँ देखते हैं, कुछ संघर्ष के कारण 1947 में 30 जुलाई को त्रावणकोर भारत संघ में शामिल हो गया। पहले हमने कहा ना कि पहले तो ये त्रावणकोर था, राज्य था, वो अकेले रहना चाहते थे, और अकेले रह के ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता कर दिया था, गुप्त समझौता, जो किसी को पता नहीं था। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के साथ त्रावणकोर का कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मैटर हो गया। तो क्या हुआ कि त्रावणकोर ने कहा कि हम अकेले नहीं रहेंगे, अब हम भारत के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो भारत के साथ वो मिल गया था, वो राज्य त्रावणकोर, जो खनिज संसाधनों से समृद्ध था। ठीक है, उसके बाद मैटर आ जाता है कि कश्मीर का, क्योंकि आज भी, पहले भी कश्मीर को लेकर झगड़ा रहा और आज भी कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा रहा है। ठीक है, कश्मीर कब लेकर मैटर क्या था कि क्या वजह है कि भारत और पाकिस्तान तो कश्मीर को लेकर जी जान लगा देते हैं। तो कश्मीर एक रियासत थी जहाँ पर हिंदू राजा मुस्लिम आबादी पर शासन करते थे। बात को समझिए, कश्मीर का राजा हिंदू थे, लेकिन वहाँ का आदमी आबादी है मुस्लिम का। ये मैटर समझना है। ठीक है, हिंदू राजा का नाम क्या था, तो उसका नाम था हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं ना, ये कश्मीर का राजा था। ठीक है, शासन करते थे। इसका अर्थ है कि राज्य भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ जुड़ सकता था,
है ना। यानी कि तो आप ये हम हो गया कि राजा है मुस्लिम हिंदू और जितना आदमी है वो मुस्लिम है। तो यह हो सकता है कि ये राजा इस पर छोड़ जाएगा कि या तो कश्मीर भारत के साथ जाएगा या कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलेगा। ये दो क्वेश्चन उस समय था। तो कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक अस्थायी समझौते की पेशकश किया। यानी कि पाकिस्तान ने भी एक प्रपोजल रखा कि आप मेरे तरफ शामिल हो जाएं, कश्मीर को कहा, और भारत ने भी कहा कि आप मेरी तरफ से शामिल हो जाए। दोनों ने प्रपोजल दिया कश्मीर के राजा हरि सिंह को। ठीक है। फिर 1954 में राष्ट्रपति ने बाद में अनुच्छेद 370 के तहत संविधान का एक आदेश जारी किया। आपने ये अनुच्छेद 370 का नाम जरूर सुना होगा। तो ये कश्मीर से संबंधित है। तो भारत ने क्या किया कि उसको देखो भारत ने क्या किया, 370 अनुच्छेद के तहत का एक प्रस्ताव लाया कश्मीर के सामने। क्या लाया कि धारा 3 के अनुसार जम्मू और कश्मीर भारत संघ का एक हिस्सा और कुछ ही दिनों में हैदराबाद भोपाल समेत 565 रियासतों को भारत संघ में विलय हो गया। तो इसमें घोषणा किया गया कि अब से जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो गया। जो धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये कहा गया। उसके बाद जो और बचे थे देसी रियासत, 565 देसी रियासत, वो भी थी भारत के साथ मिल गए। यानी कि समझिए भारत के अलग अलग राज्य भारत के साथ, जो अलग अलग जो राज्य थे देसी रियासत थे, वह भारत के साथ किस तरह से मिले, ये तरीका यहाँ पर रहा है। ठीक है। उसके बाद और समझ लेते हैं कि रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसका क्या योगदान था कि जो देसी रियासत है उसको भारत में मिलाने में। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के एकीकरण के लिए राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन के साथ कठिन कार्य सौंपा गया था। यानी जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री भी थे, और इसे एक कार्य सौंपा गया कि आप क्या भी करिए, हर तरीका का अपनाइए, लेकिन जो देसी रियासत है उन्हें भारत के साथ मिलाइए। ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ वीपी मेनन दोनों को सौंपा गया था। ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। हर देसी रियासत के राजाओं के साथ मिलते रहे और उन्हें हर तरह की पेशकश की गई कि आप भारत के साथ मिल जाइए। ठीक है। उस समय उन्होंने नई अवधारणा भी पेश की जिसका नाम है प्रीवी पर्स। यानी कि ये जो अवधारणा है ये भी देशी रियासत के राजाओं के सामने पेश किया कि आपके सामने ये प्रीवी पर्स की अवधारणा दिया गया। तो इस अवधारणा के अनुसार राज्यों के शाही परिवारों को भारत में विलय के समझौते के माध्यम से भारी मात्रा में भुगतान प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रीपर्स का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई राज्य अगर भारत के साथ मिल जाता है तो वहाँ के राजा को आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी है ना एक भारी मात्रा में पैसों की पेशकश किया गया, संपत्ति का पेशकश किया गया कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत संपत्ति दिया जाएगा आपको अगर आप भारत में शामिल हो जाते हैं तब। ठीक है। आगे देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत संघ में विलय करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए। समझे, बहुत सारे हर तरह के कदम उठाए, है ना, हर तरह का कदम उठाए कि ताकि देशी रियासत भारत के साथ मिल जाए। यानी कि सकारात्मक कदम उठाए, अच्छे कदम भी उठाए। आगे देखते हैं कि बीकानेर, बड़ौदा और राजस्थान के कुछ अन्य राज्यों ने संघ में शामिल होने का निर्णय लिया और वे पहले राज्य है जिन्होंने दूसरी और कई राज्य भी थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और कुछ अन्य राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते थे। इस तरह कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। यानी कि उस समय जो कई देसी रियासतें थे यहाँ पर इस समय देखिए बीकानेर, बड़ौदा और राजस्थान, यही सब जगह है जो पाकिस्तान का साथ भी टच होता है ये जगह और भारत के साथ भी टच होता है। तो इनमें कई राज्य थे जो भारत के साथ रहना चाहते थे, बाद में पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि तो कुछ राज्य पाकिस्तान के साथ मिल गए तो कुछ राज्य भारत के साथ मिल गए, है ना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में ही ये दोनों ये सब ज़्यादा राज्य स्थित है। तो इन लोगों ने बीकानेर, बड़ौदा और राजस्थान जो कि स्वतंत्र राज्य थे इन्होंने भारत के साथ मिलने का फैसला किया। ठीक है। आगे देखते हैं कि राजपूत रियासत यानी कि जौनपुर में एक हिंदू राजा और एक बड़ी हिंदू आबादी थी। इस जगह की बात करते हैं जोधपुर के बारे में। यहाँ पर राजा था हिंदू और वहाँ पर आबादी भी जितना आदमी थे वो हिंदू, यानी कि कहते थे कि हिंदू राज्य था। लेकिन अजीब बात यह है कि राज्य का झुकाव पाकिस्तान को की ओर रहा है। समझिए, राजा भी हिंदू, लोग भी हिंदू, तो ये तो ऑब्वियस बात है ये भारत के साथ शामिल होना चाहिए, लेकिन ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा था। पाकिस्तान के जिन्ना ने जोधपुर के राजकुमार हनवंत सिंह को एक हस्ताक्षरित खाली चेक उपहार किया था। देखिए वहाँ का जो
पाकिस्तान के को झुकाव होने से पाकिस्तान के जो राज्यपाल थे मोहम्मद अली जिन्ना, उसने खाली चेक दिया था वहाँ का राजा हरवंश सिंह को कि आप भर दीजिए, आपको जितना रकम चाहिए ले लीजिए, लेकिन आपका राज्य पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। उन्होंने उन्हें कराची बंदरगाह तक पहुँचने की भी पेशकश की। यह देखकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत जोधपुर के राजा हरवंश सिंह को पर्याप्त लाभ के साथ पर्याप्त राशि की पेशकश की। जब वहाँ उधर से जब देखिए ये जोधपुर को जब प्रपोजल दिया पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आपको हर तरह की सुविधा दिया जाएगा, एकदम ब्लैंक चेक दिया जाएगा, आप भर दीजिए जितना पैसा चाहिए। तो इधर ये चीज़ देख के भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल इसने भी क्या किया, इसने भी वहाँ का राजा हरवंश सिंह के साथ मिला और उन्हें बोला कि आपको हम बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, हर तरह की संपत्ति धन दौलत देंगे, लेकिन आप भारत के साथ मिल जाइए, यानी कि पर्याप्त राशि की पेशकश किया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर राज्य को भारत विलय करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया, यानी कि जो हिंदू राज्य, क्योंकि जोधपुर तो हिंदू राजा था, बहुत ज़्यादा कोशिश किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि ये राज्य जोधपुर जो है भारत के साथ शामिल हो जाए, पाकिस्तान के साथ ना हो शामिल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि काठियावाड़ रेल जोधपुर से जुड़ी हुई है और उस रास्ते से भारत को अकाल के समय विभिन्न अनाज की आपूर्ति होती थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य को खोना नहीं चाहते थे। तो इसका और एक वजह यह भी रहा था कि काठियावाड़ रेल स्टेशन जोधपुर से जुड़ा हुआ था, और रेल क्योंकि बहुत ज़रूरी है देश के लिए, आप किसी भी समय अगर देश में अकाल पड़ जाए तो रेल के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं खान पान का। तो इसलिए किसी भी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जोधपुर को खोना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे किसी भी हालत में जोधपुर भारत के साथ मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत संघ के साथ एकीकृत करने के लिए सहजता से काम किया, जिसने देश की बड़ी संपत्ति मिली, क्योंकि अधिकांश देशों के पास भारी मात्रा में संपत्ति है। तो जितने देशी रियासतों या राज्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया, वो काफ़ी धन संपदा से संपन्न थे, यानी कि वो अगर भारत के साथ मिल जाएंगे तो भारत को काफ़ी फायदा होगा। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हर कोशिश में रहे कि वो सब भारत में मिल जाए। तो इसके साथ ही कई राज्य भारत के ट्रेडिंग, आयात निर्यात जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल थे, यानी कि ट्रेडिंग, भारत का आयात निर्यात, यानी कि व्यापार के लिए भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता था। इसलिए हर कोशिश की ताकि भारत में वो राज्य मिल जाए। ठीक है, तो यह हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि देशी रियासतों को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा, और उसके महत्वपूर्ण योगदान को भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है।